वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं अनीता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 में। ठीक है बच्चे, आज आपको थोड़ा सा नया नया ऐसा लग रहा होगा बिकॉज आई एम द न्यू फैकल्टी हेयर। सो आई विल टेक योर हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हम हिस्ट्री का फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट जो क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास जो है कौन सी, हिस्ट्री की। ठीक है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है, जो आपका सेकेंड टर्म में जो सिलेबस आ रहा है उसका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। राइट, हाँ जी। तो मेरा नाम अनीता शर्मा है और आज से जो है मैं आपकी हिस्ट्री की क्लासेस लिया करूंगी। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक होगा क्या, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, ये आपका सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपके सेकेंड टर्म में आने वाला है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, स्टार्ट होता है हमारी जो किंग्स और क्रॉनिकल्स वाली जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है कहां से, मुगल एम्पायर से। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं द मुगल एम्पायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सारे मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर और उसके डिक्लाइनेशन तक के सारा जो सिस्टम जो था वो कैसे इमर्ज हुआ, कैसे वो डिक्लाइन हुआ, तो हम सारा ये डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये है आपका क्या, द मुगल एम्पायर। अब ये जो ताज की फोटो आपको दिखाई दे रही है, आपको पता है कि ये भी किसने बनवाया था, मुगल एम्पायर्स ने। और किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और ये भी पता होगा कि किसकी याद में बनाया था, मुमताज महल की याद में, है ना। चलिए, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग जो थी बच्चे मुगल एम्पायर्स की, वो स्टार्टिंग थी कहां सर, बाबर। ठीक है, मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूं। ये हैं बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, एक सेकेंड बच्चा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, देन शाहजहां, और ये है औरंगजेब। तो बच्चे बेसिकली क्या हो रहा था, स्टार्ट हुआ था बाबर से। ठीक है, कब से, तो बाबर की एंट्री होती है इंडिया में पानीपत के फर्स्ट बैटल से, जो की थी 1526 में। ठीक है, किसके साथ हुई थी, इब्राहिम लोधी के साथ में। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी के साथ में पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है बाबर का, और यहां से बाबर की एंट्री होती है इंडिया में। देन उसके बाद वो क्या थी, वो डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी वो चलती आ रही थी। अच्छा बच्चे, ये बताओ, डायनेस्टी और आपकी किंगडम, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग टर्म्स है। राइट, अब डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी का मतलब होता है एक फादर की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, उसका बेटा जो है वो उसकी उस पर बैठा है, पोस्ट पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो आप देख रहे हैं ना, कि पहले कौन आया, बाबर, फिर उसका बेटा हुमायूं, देन अकबर, देन उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखो, वैसे तो खैर आपको इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट मैं ट्रिक बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या ट्रिक बनेगी। यहाँ पर जैसे भा ज सा, ठीक है, ये भादसा। अब ये भादसा क्या बन गया, देखो, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, भादसा। अब जहां पर भाजपा जब याद रहती है तो उसको एक बार भादसा लर्न कर लीजिए, तो आपको क्या होगा, आपको लर्न हो जाएगी। कौन से, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसके, मुगल के। अब बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमें क्या करना है, कोई मरे कोई जिए, है ना, तो हमें मुगलों के बारे में जानकर क्या करना है। तो बच्चे, ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि मुगलों के क्रॉनिकल जो ऑर्डर हैं, तो वो जैसे बाबर आया था फिर अकबर, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो यहाँ पर इस ट्रिक के साथ आपको क्या करना है, भादसा लर्न करना है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द मुगल किंग्स कमीशन कॉट द हिस्टोरियन वी हैव राइट। आज हमें जो है मुगल्स के बारे में कहां से पता चलता है, हमें मुगल्स के बारे में बुक से। अगर मान लो किसी ने बुक ही नहीं लिखी होती तो हमें उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि वो लोग क्या करते थे, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था वो कैसा था, ठीक है, वो लोग कैसे सरवाइव करते थे, क्या क्या एक्टिविटीज करते थे, कौन कौन से युद्ध में वो गए थे, कौन से जीते थे, कौन से हारे थे। तो कहने का मतलब वो उनका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो थी हमें कहाँ से मिलती है, वो बच्चे हमें मिलती है कहाँ से, उनकी बुक से। और ये बुक लिखने का काम कौन करते थे, उनके पोएट वगैरह करते थे। दूसरा कॉइन्स हो गए, तो कॉइन्स के बेस पर भी हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की करेंसी जो है वो चलाई जाती थी और कौन सा मेटल यूज किया जाता था। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं बच्चे, इन्हीं से पता चलता है अभी उस टाइम के बारे में, क्लियर, उस टाइम पीरियड के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं, द मुगल किंग कमीशन कोर्ट द हिस्टोरियन टू राइट द अकाउंट्स ऑफ देयर अचीवमेंट। तो वो क्या करते थे कि जब भी वो कोई अचीवमेंट करते थे ना, तो उसमें बड़े ही उनका जो कोर्ट पोएट होता था वो बड़ी ही मतलब एक प्राउडनेस की फील आती ना, मतलब एक प्राउड फील होता था उनको कि देखो हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो वो क्या करते थे, सारी की सारी जो भी उनकी अचीवमेंट्स होती थी वो उनके पोएट को लिखने के लिए बोलते थे, ठीक है। उनका जो कोर्ट पोएट होता था, और वो लिखते भी थे, और जो लिखते थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि एज अ गिफ्ट उनको प्राइजेस वगैरह या गिफ्ट दिए जाते थे, या बहुत ही जो कुछ भी राजा की प्रशंसा में लिखा जाता था, किंग की प्रेज में जो लिखा जाता था, तो जिससे राजा खुश होते थे और उनको खुश होकर क्या देते थे, इनाम देते थे, है ना। तो ये क्या है, द राइटर्स कलेक्ट vast amount of the information, the region of the subcontinent with the help of the ruler governor on their domain। कि वहां से कैसे पता चला कि जो भी हिस्टोरियन ने जो उनकी बुक वगैरह लिखी होगी, आगे आएगा कि कौन सी बुक जो है उन्होंने पहले लिखी थी जिससे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो भी हिस्टोरियन ने क्या किया, जो भी उनको एविडेंस मिले उस एविडेंस के बेस पर उन्होंने क्या किया, पता लगाया और वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हम लोगों को बताया कि एक्चुअल में वहां की हिस्ट्री क्या थी, इतिहास क्या था वहां का। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब मैंने बताया ना कि कहां से उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुगल एम्पायर इंक्लूड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स। अब देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसके कोर्ट पोएट ही लिखते थे, मतलब उसके जो कोर्ट पोएट जो थे, दरबारी कवि जो थे, तो वही लिखते थे, नहीं बच्चा। उनके क्या होता था कि उनके रीजन में तो बाहर से ट्रेवलर्स भी आते थे विजिट करने के लिए। जैसे मान लो कि चंद्रगुप्त तो विक्रमादित्य थे, तो उनके जो कोर्ट पोएट थे वो तो खैर उनकी प्रशंसा में कुछ लिखते ही थे, साथ में क्या थे कि मेगस्थनीज जो था वो क्या था, वो बाहर की कंट्री से था, ठीक है। तो वो उनके वहाँ पर आया रहने के लिए और वहाँ पर सारी ऑब्जर्वेशन करके कि वहाँ पर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं, किस तरह से जो गवर्नमेंट होती है, मतलब कि किंग जो होता है किस तरह से गवर्न करता है, किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा की पूरी कंट्री को कंट्रोल किए हुए है, तो किस तरह की पॉलिसीज उन्होंने अप्लाई करी थी, क्या सिस्टम था उनका। तो ये जो ट्रैवलर्स बाहर से आते थे ना बच्चे, तो ये क्या करते थे, उस जगह की जानकारी को लेकर के वापस अपने कंट्री में चले जाते थे। उससे क्या फायदा होता था, उनको ये फायदा होता था कि वो वहां जाकर दूसरे कंट्री के कल्चर को बताते थे कि वहां पर इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम जो है ऐसा नहीं कि जैसे हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा था, हमारे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमेटी बैठी थी उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, तो अदर कंट्री से हमने क्या लिया था, अच्छी अच्छी बातें ली थी। तो सेम ऐसे ही क्या करते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे वो भी क्या करते थे, बुक्स लिखते थे, ठीक है। तो वो जो फॉरेनर्स जो आते थे बाहर की कंट्री से, तो वो भी उनमें भी बुक लिखने का एक क्रेज होता था। उसके बाद कॉइन से पता चलता है, उसके बाद मॉन्यूमेंट से पता चलता है कि कौन से मॉन्यूमेंट किस राजा ने बनवाए, किस किंग ने बनवाए, कब बनवाए, ठीक है। उसके बाद रॉयल ऑर्डर्स होते थे। रॉयल ऑर्डर्स कौन से होते हैं, जो फरमान जारी किए जाते थे। तो वो जो ऑर्डर्स होते थे ना, वो जैसे पिलर्स पर लिख दिए थे, ठीक है, लिखे जाते थे, दीवारों पर लिखे जाते थे, और कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होते थे, जो प्लेट्स वगैरह होती थी ना, मतलब उसकी कॉपर की प्लेट होती थी, तो वो उन पर मतलब वो मिंट करवाकर, छपाई करवाकर क्या करते थे, बड़ी बड़ी दीवारों पर लगा देते थे। तो इस तरह के हमें क्या मिल गए वहां पर, रॉयल ऑर्डर्स के वो मिले कि किस तरह से रॉयल ऑर्डर्स जो है वो निकाले जाते थे और लोग उनको फॉलो करते थे, ठीक है। हिस्टोरिकल लेटर्स, उसके बाद रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर का मतलब होता है उनकी जो धर्म से रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह होती थी कि किस तरह का धर्म जो है वो लोग फॉलो करते थे, रिलीजन फॉलो करते थे। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब कि कॉपर की प्लेट होती थी, उन पर लिखवाना, पिलर्स पर लिखवाना, कि लोगों को मैसेज कन्वे करने के लिए वो क्या करते थे, इन पर लिखवाते थे, इंस्क्रिप्शंस पर,
राइट आपने भी देखा होगा ना, जब हम मंदिर जाते हैं, टेंपल जाते हैं, तो उनकी दीवारों पर कुछ ना अच्छे अच्छे से ना मैसेजेस लिखे होते हैं, ताकि वहां पर जो भी डिवोटीज आते हैं, जो भी भक्तजन आते हैं विजिट करने के लिए, तो वो उनको पढ़े और उनके मन में, मतलब कि उनके मन मस्तिष्क पर वो चीजें जो है वो क्या हो जाए, छप जाए, ताकि वो भी ऐसा आगे ना करें जिससे कि दूसरों को हर्ट हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। तो वही बातें जो है वो कहाँ पर होती थी, पहले इंस्क्रिप्शंस पर होती थी, उसी टाइप की। नेक्स्ट, टाइमलाइन ऑफ द मुगल एम्परर। ठीक है कि बच्चे कौन सी मतलब कौन सा मुगल एम्परर जो है, मतलब कौन सा मुगल राजा जो है वो पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, और कब कब आया, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। बाबर आया था 1526 से 1530 में। ठीक है, उन्होंने सिर्फ 4 साल तक ही क्या किया था, रूल किया था। किसने? बाबर ने। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1556 तक का। उसके बाद आता है अकबर, अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, द थर्ड मुगल एम्परर। जहांगीर का टाइम आता है, टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद शाहजहां आते हैं, शाहजहां है वो 1628 से लेकर 1658 तक। उसके बाद औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब कब आए? औरंगजेब आए 1658 से लेकर 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, और यहीं से मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट हुआ हमारा कहां से? 1526 से, और खत्म होता है कहां पर? 1707 में। ठीक है, ये देखिए, ये मुगल, ये पूरी की पूरी ये जो आप टीम देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी जो मुगल एम्परर्स देख रहे हैं, तो ये बीच में कौन है? ये शेख अमर अब्दुल्ला, मतलब शेख उमर है। ठीक है, जो कि क्या थे? एंसेस्टर्स थे मुगलों के। ठीक है, पूर्वज जो थे। तो उन्होंने इस तरह से अपना क्या किया था, एक पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी है। तो ये यहाँ पर इनके जो एंसेस्टर बैठे हुए हैं, उमर शेख, और इनके आसपास में ये जो भी रूलर्स दिखाए गए हैं ना, किंग्स दिखाए गए हैं, एम्परर्स दिखाए गए हैं, तो ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं कौन आपके? बाबर हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये उनकी पिक्चर है। अभी जो बताया ना, टाइम पीरियड बताया, ये सब वो हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चे ये है कि अभी मैंने बताया कि किस तरह की बुक्स तब लिखी जाती थी, जिससे हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली बच्चे? ये इंफॉर्मेशन मिली हमें इस टाइप की बुक से। अब ये बुक कैसी है बच्चे? इसको कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, पांडुलिपि जिसको बोलते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी? ऑल बुक्स रिटन, ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, दैट ऑल द बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्युस्क्रिप्ट। ये 2 बार हो गई है। ठीक है, दैट प्रोडक्शन वाज द एम्पीरियल किताब खाना। किताब खाना क्या होता है? जैसे लाइब्रेरी, आज के टाइम में हम लाइब्रेरी बोलते हैं ना, तो वहां पर क्या होती थी? किताब खाना। तो हमें ये जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वहां के किताब खाने से मिली है। राइट, तो उसके बाद क्या है? ऑल्दो द किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज द लाइब्रेरी। हालांकि हमें भी पता है कि लाइब्रेरी को किताब खाना भी बोलते हैं। इट वॉज द स्क्रिप्टोरियम। It is that a place where the emperor collection of the manuscript was kept and new manuscript were produced। अब यहाँ पर क्या किया जाता था? जैसे हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, हमने बहुत सारी वहां पर बुक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो किताब घर होता था, तो वहां पर हमारे हिस्टोरियन ने देखा कि बहुत सारी ना बुक्स जो है वो ऐसी फटी फटी सी हालत में है। तो इनको देखते हैं क्या है। तो जैसे उन्होंने बुक, वहां से कोई बुक निकाली, मैन्युस्क्रिप्ट को निकाला, तो वहां पर क्या थी? वहां पर मुगल एम्परर से जुड़ी सारा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमें वहां से देखने को मिलती है। तो हिस्टोरियन ने क्या किया? वहां से मैन्युस्क्रिप्ट को लिया और उसको ट्रांसलेट करने का काम किया। राइट, चलिए नेक्स्ट है कैलीग्राफी। तो बच्चे कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी होता है बच्चे एक आर्ट होती है, मतलब रिटन आर्ट होती है, लिखने की कला होती है, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। राइट, तो कैलीग्राफी क्या थी? कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ द हैंड राइटिंग। कोई जितना सुंदर लिखता था, ठीक है, आजकल तो मोस्ट ऑफ द जो काम होता है वो किससे होता है? कंप्यूटराइज्ड होता है, लेकिन पहले कलम से लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, इट वॉज प्रैक्टाइज यूजिंग द डिफरेंट स्टाइल। अकबर्स फेवरेट वॉज द नस्तालिक। अब ये नस्तालिक क्या होता है? अ फ्लूइड स्टाइल। बच्चे ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये पिक्चर देख रहे हो, ये एक कलम है।
ठीक है, ये लकड़ी की कलम बनी हुई है और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होल देख रहे हैं ना, इसके अंदर इंक भरी जाती थी, ठीक है। और ये जो इसकी ये जो पिन पॉइंट है इसका, और इससे क्या किया जाता था, लिखा जाता था। तो बार बार इसको डिप करना पड़ता था। डिप करेंगे तो ये जो होल है इसके अंदर इंक जाएगी, इंक जाएगी तो वो कितना करेगी, जितना वो लिख सकती है तो वो तब तक लिखेगी जब तक इसमें इंक होगी, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नस्तलिक, राइट। इसको with the long horizontal strokes in the written matter using the piece of the trimment, read with a tip of the 5 to 10 mm। 5 to 10 का मतलब होता है ये 5 से 10 मिली उसकी होती थी मिलीमीटर की। कॉल द कलम, इसको क्या कहा जाता था, कलम, mm की होती थी ये। डिप्ड एंड द कार्बन इंक, दैट इज स्याही, और इसको क्या कहते हैं, जो इंक को स्याही बोलते थे ना। जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि उनके टाइम में ना वो तख्ती जो है वो मतलब लिखने के लिए, हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए वो तख्ती लिखते थे, ठीक है। और उस तख्ती पर लिखने के लिए कलम और स्याही की जरूरत होती थी, ठीक है। तो उनकी राइटिंग ना देखना आज भी हमारे से बहुत ज्यादा अच्छी होगी, राइट। तो वो क्या करते थे, उस पर लिखने की प्रैक्टिस करते थे। A folio नस्तलिक, द वर्क ऑफ द मोहम्मद हुसैन द काश्मीर। मोहम्मद हुसैन मतलब ये मोहम्मद हुसैन कौन थे, ये बच्चे अकबर के एक कर्टियर थे, दरबारी थे। तो ये जो है इनकी जो राइटिंग स्टाइल जो थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग थी इनकी। तो अकबर क्या कर रहे थे, अकबर जो भी कुछ उनका लिखवाने का काम होता था वो उनकी राइटिंग से बहुत इंप्रेस हुए, और उन्हीं के इंप्रेस से होकर के, उनकी राइटिंग से, उनकी कैलीग्राफी से इंप्रेस होकर के, और उन्होंने क्या किया, अकबर ने क्या किया, उनको ऑनर, उनको सम्मान दिया। और उस सम्मान में क्या लिया, एक तो उनको क्या दी, टाइटल दी। और टाइटल क्या थी, टाइटल जो उनको दिया गया था वो था जरीन कलम। जरीन कलम का मतलब होता है गोल्डन पेन। उनको मतलब एज अ रिवॉर्ड कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। जब टीचर का कोई बहुत ही मतलब स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही फेवरेट भी है, कि फटाफट से मैम का टीचर का काम कर देता है, होता है ना कि टीचर का कोई स्टूडेंट जो होता है वो फेवरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो टाइम पे सारे काम करता है और छोटे मोटे काम जो है टीचर्स के भी कर देता है। तो ऐसे ही क्या था कि अकबर के जो कर्टियर थे जिसका नाम था क्या, मोहम्मद हुसैन, तो इनकी कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको एज अ रिवॉर्ड उनको गोल्डन पेन दिया, राइट। इन अ रिकॉग्निशन द परफेक्टली द प्रोपोर्शनड curvature of his letter calligraphy has the signed the name of the lower section of the page taking up the almost 1/4 of its space। ये देखो कितनी सुंदर इन्होंने क्या किया है, इसको किया हुआ है कैलीग्राफी से, कि कहाँ पर किस स्टाइल से लिखना है। तो वो आप इसमें देख रहे हो, और इस कलम से लिखा हुआ है, स्याही और कलम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर क्या कह रही है, ये मैनी पर्सन इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ क्रॉनिकल्स द पेंटर्स वर। अच्छा बच्चे, पहले आपने देखा होगा ना, देखा क्या, कहीं भी आपने ना अल्लाह की कोई पेंटिंग नहीं देखी होगी कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है, कि ठीक है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो कहीं भी उनकी क्या नहीं दिखाई देगी, आपको पिक्चर कहीं नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसा मुस्लिम से माना जाता था कि उनको कभी भी पेंटिंग्स जो है वो नहीं बनवानी है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, राइट। जैसे वो थे जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था, जबकि शाहजहां को क्या था, बिल्डिंग्स बनवाने का, मॉन्यूमेंट्स बनवाने का बहुत शौक था। तो वो आर्किटेक्चर थे, ठीक है ना। तो किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उनको पेंटिंग में था, उनको आर्किटेक्चर में था। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाने लगी कि अगर हम नहीं रहे दुनिया में तो कम से कम हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो तो हमें देखेगी कि हम किस तरह के दिखाई देते थे। तो उन्होंने इस रूल को ब्रेक किया और पेंटिंग बनवाना स्टार्ट कर दिया। एज मैनी इवेंट्स, और उनके कोर्ट में क्या होते थे, बहुत सारे पेंटर्स होते थे। एक कॉम्पिटिशन भी करवाया जाता था कि जिससे सबसे अच्छी पेंटिंग दी उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द इमेज एंड द पेंटिंग, क्या इमेज इंपॉर्टेंस क्या होती थी, उनकी इंपॉर्टेंस होती थी पेंटिंग इनहैंस द ब्यूटी ऑफ द मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। तो मनुस्क्रिप्ट के अंदर जैसे आप देख रहे हो ना कि आपके बुक के बाहर का जो फ्रंट पेज होता है तो उसमें क्या होती है, पिक्चर्स होती हैं। तो मनुस्क्रिप्ट के सामने मतलब जो फ्रंट पेज होता था उसका बिल्कुल पहले वाला पेज होता था, तो उसमें क्या करते थे, उसमें पिक्चर्स बनी होती थी, सो दैट कि अंदर क्या है उसका कंटेंट उसके बाहर के लुक को देखकर ही पता चल जाए। नेक्स्ट है, इट वॉज ऑल्सो द कम्युनिकेटेड आइडिया एक्सर्टेड द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग्स। और उससे पता चलता था कि वहां पर किंगडम यानी कि जो किंग रूल कर रहा है तो वहां का
किंगडम कैसा है, वहाँ का राज्य कैसा है, वहाँ का रूलर कैसा है, तो उनके बारे में उस बुक में पता चल जाता था। द हिस्टोरियन अबू फजल डिस्क्राइब। अब ये कौन थे, ये अबू फजल कौन थे बच्चे, ये अकबर के एक कौन थे, बहुत ही आप कह सकते हो क्लोज फ्रेंड भी थे और उनके कटियर भी थे। डिस्क्राइब द पेंटिंग एज मैजिकल आर्ट। तो ये क्या, उन्होंने एक पेंटिंग को मैजिकल आर्ट जो है वो डिस्क्राइब किया है, कंसिडर किया है। एज द पेंटिंग इन इनैमिटेट ऑब्जेक्ट ऑफ द लुक एज इफ दे पोजेस्ड द लाइफ। मतलब कि एक पिक्चर बताती है कि वो क्या कहना चाह रही है। देखो किसी भी आप पेंटिंग को देखते हो ना, तो वो अपने आप में बोलती है बच्चे, बोलती ऐसा नहीं कि जैसे हम मुंह चलाते हैं तो वैसे बोलती है, मतलब उससे कुछ ना कुछ आपको देख करके कुछ ना कुछ मैसेज वो दे रही है, वो कन्वे कर रही है देखने वालों को, ठीक है। तो इस तरह की पेंटिंग जो है वो बनाई जाती थी। अब इसको देखो, पेंटिंग के बनाने का क्या पर्पस था। मान लो ये पेंटिंग बनवा ली अकबर ने, ठीक है। अब यहाँ पर उसके कोर्ट पोएट बैठे, मतलब कर्टियर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। एक जो है वो क्या कर रहा है, वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, उस पर हवा कर रहा है। तो कहने का मतलब जब ये पेंटिंग जो है जो दीवार पर लगाई जाएगी, तो ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मतलब यहाँ का जो किंग जो होता था वो इस तरह की एक्टिविटीज करता था, मतलब बैठता था, लोगों से बातचीत करता था, अपने डिस्कशन करता था। तो इससे क्या पता चलता है, एक मैसेज कन्वे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल एम्पीरियल स्ट्रक्चर, ठीक है। मुगल एम्पीरियल स्ट्रक्चर क्या होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ एन एम्पीरियल स्ट्रक्चर वर क्रिएटेड द 16th and 17th century by मुगल एम्परर। इट हैड इफेक्टिव मेथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। अब ये बच्चे, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि रूलर जो है, राजा जो है, किस तरह का अपने किंगडम में, अपने राज्य में किस तरह से रूल कर रहा है, किस तरह से गवर्न कर रहा है। तो सारी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से, पेंटिंग के थ्रू से मिलती है और बुक्स के थ्रू से मिलती है। तो क्या कह रहा है, द कोर्ट वॉज द सेंटर ऑफ द मुगल पावर वेयर द पॉलिटिकल अलायंसेज एंड द रिलेशनशिप वर द मेड एंड स्टेटस द हायरार्कीज वर डिफाइंड। तो क्या होता था, मतलब राजा जो होता था, किंग जो होता था, उसका एक सिंहासन होता था, मतलब थोड़ा सा हाइट पर होता था, बाकी उसके कटियर जो है वो नीचे बैठते थे। तो पहले नंबर पे कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री बैठेगा, उसका वजीर जो भी कुछ होता था। तो उसके साथ साथ में ना उनकी सीट्स जो है वो फिक्स की जाती थी कि ये जो चेयर है ये उसकी है, ये पोस्ट उसकी है, ये चेयर उसकी है, ये पोस्ट उसकी है। तो पोस्ट और चेयर के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से उनको क्या किया, मिला गया था, उनको जगह मिली गई थी। तो इस तरह से वो क्या करते थे, दरबार में आते थे और डिस्कशन करते थे किसी भी मुद्दे पर, ठीक है। आप देखो, वाई डिड कोलैप्स। अब ये चलो ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा था, क्या पूरा जो मुगल एम्पायर जो था, यहाँ तक जो भी रूलर आए, बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक बहुत अच्छे से चल रहा था बच्चे, लेकिन फिर भी डिक्लाइन क्यों हुआ। मैंने अभी आपको क्या बताया पिछली साइड में, मैंने बताया आपको कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो वहां पर डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो है कोई इतना पावरफुल रूलर नहीं आया, इतना पावरफुल एम्परर नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत को क्या कर सके, बरकरार रख सके। तो उसमें क्या आ गया, धीरे धीरे वीक सक्सेसर की वजह से, यानी कि बहुत ज्यादा ब्रेव नहीं थे, ठीक है, वो अपनी ही मतलब जिंदगी के ऐशो आराम में वो मस्त होते रहते थे, ठीक है। तो उनको कोई लेना नहीं था। और दूसरी बात ये है कि साथ साथ में ना ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, यूरोपियन कंपनीज आ गई थी। तो यूरोपियन कंपनीज का आना भी इसका एक रीजन माना जाता है। तो वही है कि व्हाई डिड इट कोलैप्स, कि ये कोलैप्स क्यों हुई, डिक्लाइन क्यों हुई। तो मुगल रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया 1526 से लेकर 1707 तक इन अ वेरी इफेक्टिव वे, बट आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब 1707 द पावर ऑफ द डायनेस्टी डिसमिस्ड। तो क्या हो गया, डिमिनाइज्ड। तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगी, और जैसे डिक्लाइन हो गई तो उसके बाद से हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे वो आ तो गए थे कहां पर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में, लेकिन वो सिर्फ वहां पर तब क्या करने आए थे, सिर्फ ट्रेड करने आए थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इंडिया की कमजोरी, इंडिया की वीकनेस को देखा कि अब जो है हमें एक सही मौके की तलाश है, और जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो वीक सक्सेसर की वजह से उनको क्या हुआ, वो चांस मिल जाता है और क्या कर लेते हैं, उनको हरा करके और इंडिया पर रूल करने लगते हैं, ठीक है। थ्रू द मुगल एम्पायर कंटिन्यू द 1857। आपको पता है 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। तो रिवोल्ट की वजह से भी क्या हुआ था कि वो लोग, क्योंकि धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या बढ़ने लगी थी और हिंदू और मुस्लिम में क्या होने लगे थे, झगड़े होने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे जो वो आपके झगड़े वगैरह होते थे, तो वो भी एक रीजन माना जाता है, रिवोल्ट होने लग गए थे जगह जगह पर। शाह जफर सेकेंड आफ्टर द रिवोल्ट 1857 सेंट हिम द एग्जाइल टू रंगून। जो सबसे लास्ट
रूलर था बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिसने कि 1857 को दिल्ली से लीड किया था, क्योंकि मुगल एम्परर वही थे, ठीक है। 1857 में मेन अथॉरिटी जो थी वही थी। तो वहां पर क्या होता है, लास्ट उसमें जो रूलर थे कौन, हमारे जो बहादुर शाह सेकंड जो थे, तो इनको क्या किया जाता है, ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर करके उनको क्या कर देते हैं, रंगून भेज देते हैं, ठीक है। पूरे मतलब कि पूरे जब तक वो जिंदा रहेंगे रंगून में ही रहेंगे, बाकी उनको पेंशन वहां पर मिलती रहेगी, वो वापस इंडिया नहीं आएंगे। तो इस बेस पर उन्होंने क्या किया, उनको एग्जाइल कर दिया, उनको वनवास दे दिया। वनवास कहां पर दे दिया, रंगून में, ठीक है। अब आता है क्या, क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं बच्चे, क्रॉनिकल्स होते हैं एक सीक्वेंस ऑर्डर, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से। The account of the written Mughal historian which provide the information, the chronological order were called the chronicle, ठीक है। ये जो chronicle मतलब सीक्वेंस में जो ऑर्डर चलते आ रहे हैं, इसी को कहा जाता है chronicle। मुगल अथॉरिटी कीन द पब्लिश द chronicle because, अब ये chronicle क्यों थे? The chronicle were written to convey the vision, enlighten the kingdom to all those who came under the अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब क्या है, वो छतरी वाली अम्ब्रेला नहीं, इसका मतलब ये कि पहले जो सबसे पहले जो किंग था यहाँ पर, उसके साथ में उसके बेटा उसका फिर किंग बना, फिर उसका बेटा किंग बना, फिर उसका, तो ये एक तरह से क्या बन गई, अम्ब्रेला बन गई। और हर एक रूलर की इंफॉर्मेशन लेना तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्रॉनिकल था कि उस रूलर ने क्या किया, उसके बाद उस जो उसका बेटा है उस रूलर ने क्या किया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एज अ अम्ब्रेला ले लिया, और इसके जो रूलर थे वो इसके क्या हो गए, इसके अंदर आने वाले जो भी पर्सन थे वो हो गए, ठीक है। अब ये अम्ब्रेला जो है ये क्या थी, ये मुगल एम्पायर था पूरा का पूरा, और जो इसके अंदर जो छतरी को लेकर खड़े हुए थे वो क्या हो गए, इनके एम्परर्स हो गए, राइट। द कन्वे ऑफ दोज हु रिस्ट्रिक्टेड द ट्रू द रूलर ऑफ द मुगल दैट ऑल द रेसिस्टेंस वॉज डिस्टाइंड द फेल। अब यहाँ पर मुगल एम्परर्स के बाद में जैसे जैसे वो फेल हुए, फेल इन द सेंस कि औरंगजेब के बाद कोई इतना पावरफुल रूलर तो आया नहीं था, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगे, वो डिक्लाइन होने लगे, फेल होने लगे। तो उनका जो है, उनकी हिस्ट्री यानी कि उनकी अचीवमेंट का की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जितने कि हमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक की मिली है। तो आपने भी देखा होगा ना, कहीं बहादुर शाह जफर की थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो लास्ट जो है वो मुगल रूलर था, ठीक है। इसलिए they wanted that there was account that there the for prosperity or for future generation, ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन ये जान सके कि उनकी क्या प्रोस्पेरिटी थी, ठीक है, किस तरह से वो रूल करते थे और उनका क्या एक स्टेटस था। Most of the authors of the chronicle were the court historian, they focused on event centered टू द रूलर। तो वो क्या करते थे, फोकस करते थे कि कहां पर, सेंट्रलाइज पर, यानी कि फोकस करते थे उस रूलर पर कि उसने क्या क्या अचीवमेंट की है और किस तरह से उसके राज्य में जनता सरवाइव कर रही है, ठीक है। किस तरह से उन्होंने क्या किया, वॉर किया, वॉर में कौन कौन सी अचीवमेंट करी, और अचीवमेंट के बाद में किस तरह से जब वो राज्य को किसी दूसरे स्टेट को जब अटैक करते थे, अटैक करके जब उसको विन कर लेते थे, तो उनका एरिया क्या हो जाता था, और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता था, मतलब कि और ज़्यादा बड़ा हो जाता था। तो इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उनको क्या होगी, मिनिस्टर्स की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो कैसे कैसे वो रिक्रूटमेंट करते थे वो सारा भी आगे आएगा, ठीक है। लैंग्वेज यूज इन क्रॉनिकल। अब ये जो क्रॉनोलॉजिकल जो थे, क्रॉनिकल्स जो थे, यानी कि जो भी बुक्स वगैरह लिखी जाती थी सीक्वेंस ऑर्डर में जो भी होता था, तो वो किस तरह से होता था। तो ये क्रॉनिकल जो है उसकी लैंग्वेज क्या थी बच्चे, तो क्रॉनिकल्स, देखो अभी तक आपने क्या किया कि मैडम ये क्रॉनिकल्स समझ में नहीं आया। तो बच्चे क्रॉनिकल्स क्या होते थे, क्रॉनिकल्स मैंने बताया ना, एक ऑर्डर होता था, लेकिन वो ऑर्डर भी किस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। तो वो लिखे कहाँ पर जाएंगे, बुक में लिखे जाएंगे। तो वो उसमें बुक में जो लिखे जाने की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो किस तरह की होगी, वो इसमें डिस्कस किया गया। द मुगल वर चगदई तुर्क बाय द ओरिजिन। अब ये चगदई तुर्क कहां से आ गया, ये चगदई तुर्क कहां से आ गया, चंगेज खान का नाम सुना है ना, 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो चंगेज खान यानी कि जो बाबर जो था, मुगल जो थे वो क्या थे, वो चगदई तुर्क बाय द ओरिजिन, वो क्या थे, उनका जो ओरिजिन था वो क्या था, तुर्कों से था। टर्किश वॉज देयर मदर टंग। अब उनकी जो मदर टंग थी वो क्या थी, टर्किश थी,
ठीक है। तो बाबर के जो एंसेस्टर जो थे वो मम्मी की तरफ से कहां से थे? मम्मी की तरफ से थे मंगोलों की तरफ से, ठीक है। और जो फादर की तरफ से थे वो कहां से थे? उमर शेख की तरफ से, ठीक है। तो मुगलों ने क्या किया, स्पेशली मैं बाबर की बात बोलूं तो मुगलों ने क्या किया कि हम चंगेज खान के सक्सेसर होने से बढ़िया है कि हम अपने फादर की तरफ का क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चंगेज खान एक बहुत ही क्रूल रूलर माना जाता था, मतलब इतना क्रूल, इतना निर्दयी कि लोग मतलब उसके सक्सेसर कहलाना वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसको एक नेगेटिव सेंस में बोला जाता था और देखा जाता था। तो उन्होंने कहा कि हम इसके सक्सेसर नहीं कहलाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम मुगल जो उनके जो एंसेस्टर थे, उमर शेख वगैरह के से जो एंसेस्टर थे, हम क्या करेंगे, उन्हीं की ही क्या वंशज कहलाएंगे। द फर्स्ट रूलर बाबर रोड द पोट्री एंड हिज द मेमोरी बाबरनामा। ये देखो, बाबर ने, देखो बच्चे, एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद अपने आप से लिखना, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अपने आप से लिखना। एक होता है आपका बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है कि आपने क्या कर, आप उसको नरेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, तो वो कोई और परफॉर्म कर रहा है, उसको कहते हैं जैसे बायोग्राफी। अब ले लो, अब एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे MS धोनी पर मूवी बनी थी ना, महेंद्र सिंह धोनी पर मूवी बनी थी MS धोनी करके, ठीक है। अब वो क्या है, उसकी बायोग्राफी है, क्योंकि वो MS धोनी ने खुद से नहीं लिखी, वो किसी दूसरे ने लिखी है, परफॉर्म भी किसी दूसरे ने किया है। ऑटोबायोग्राफी है होती है जो खुद लिखनी होती है, ठीक है। तो ये बाबरनामा था, ये बाबर ने खुद अपनी जीवन कथाएं लिखी थी, मतलब अपनी पूरी की पूरी लाइफ को उसमें क्या कर दिया था, रिटन मैटर में दिया था, राइट। और किस में दिया था? टर्किश लैंग्वेज में। तो उनकी जो मदर टंग जो थी ना बच्चे, वो थी टर्किश, राइट। अकबर डेवलप्ड पर्शियन एज अ लीडिंग लैंग्वेज। अब अकबर ने क्या किया, देखो बाबर ने क्या किया, बाबर ने यहाँ पर टर्किश लैंग्वेज को उसको किया है, अडॉप्ट किया है। और इधर अकबर ने क्या किया, अकबर ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, यानी कि टर्किश से लेकर उसको क्या कर दिया कि पर्शियन लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर दिया कि पर्शियन लैंग्वेज ही क्या होगी, ऑफिशियली जो भी काम होगा वो सारा पर्शियन लैंग्वेज में होगा। ये बात और थी कि गांव के साइड में लोकल लैंग्वेज लोग यूज कर लेते थे, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो अकबर ने इसको क्या कर दिया था, पर्शियन, फारसी, जो फारसी अगर हिंदी में बोलूँ ना तो उसको डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द सुल्तान ऑफ दिल्ली, sultans of Delhi, and it flourished with local variants like हिंदवी, ठीक है। अब ये हिंदवी, इसमें जो फारसी जो बच्चे लैंग्वेज है ना, उसमें हिंदी की भी कहीं ना कहीं टोन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर फारसी लैंग्वेज जो थी, उर्दू और हिंदी दोनों का मिक्सअप थी, इसलिए लोगों को जो है ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं हुई इसको लिखने और बोलने में। इसीलिए क्या किया कि दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हुई थी, हमारी दिल्ली सल्तनत, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया था, वहीं से ही क्या हो गई थी, पर्शियन लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी। और अकबर ने इसको फुल्ली डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे उसमें एडमिन डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वो पर्शियन लैंग्वेज में होगा, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या था, दोज हु हैड कमांड ऑन द पर्शियन वर कंफर्म्ड पावर एंड प्रेस्टीज। जिनको लैंग्वेज पर कमांड थी, पर्शियन लैंग्वेज पर कमांड थी, उनको एक अलग से प्रेस्टीज, एक अलग से ओहदा दिया जाता था, प्रेस्टीज, सम्मान दिया जाता था, ठीक है। It was spoken by the king, the elite and people of the royal court। और कौन कौन इसमें एक्सपर्ट होते थे, किंग होता था, एलाइट का मतलब रिच फैमिली जो होती थी वो इसको स्पोक करती थी, लिखती थी, पढ़ती थी, एंड द पीपल ऑफ रॉयल कोर्ट। और जो भी रॉयल कोर्ट में, राजा के दरबार में जो होते थे वो सारे के सारे पर्शियन लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है, जो भी काम होता था। अ न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पर्शियन विद हिंदवी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उर्दू भी आने लगी। अब उर्दू में क्या आता है, हमने बहुत सारे वर्ड ना हिंदी में जो पढ़ते हैं तो आपने वो तद्भव, तत्सम, इस तरह के वर्ड होंगे ना, तो वो क्या थी, वो उर्दू में हिंदवी। फिर धीरे धीरे क्या उसका क्या होने लगा, मिक्सअप होने लगा। मैनी क्रॉनिकल्स वर रिटन, मतलब बुक, ठीक है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। और ये क्रॉनिकल्स किसके बारे में बात हो रही है बच्चे, ये बुक के बारे में बात हो रही है। तो ये जो क्रॉनिकल वर्ड है इसको आप समझना है कि आपकी वो क्या थी, बुक थी। तो क्रॉनिकल्स वर रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो भी बुक लिखी जाती थी वो किस में लिखी जाती थी, पर्शियन लैंग्वेज में, राइट। उसके बाद एंड मेनी वर्ड ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन, और जो भी बुक उनको मिली थी तो उसको भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया,
राइट। तो जैसे मान लीजिए उनको किसी अदर लैंग्वेज की बुक मिल गई तो उनके जो कोर्ट पोएट होते थे ना बच्चे, तो वो उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते थे, राइट। अब अबू फजल कौन थे? उनके कोर्ट पोएट थे, जो कि हमेशा अकबर के बारे में लिखते थे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, मतलब जो भी उसके किंगडम में, राज्य में जो भी कुछ होता था तो अबू फजल उसको क्या करते थे? लिखते थे। अब अबू फजल के बारे में सुनते हैं। अबू फजल वाज वन ऑफ द जैम ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में, दरबार में एक जैम होता है ना, यानी कि जो सबसे एक बहुत ही अच्छा पर्सन होता है, जो बहुत ही रूलर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो वो कौन थे? अबू फजल। ही वॉज वेल वर्स्ड विद अरेबिक। उसको देखो कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी अबू फजल को? अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, ग्रीक आती थी, ग्रीक फिलॉसफी जो थे वो फिलॉसफर थे, ग्रीक फिलॉसफर थे, एंड सूफिज्म। और क्या थे? सूफिज्म। अब ये तो दो क्या थी? ये दो लैंग्वेज होगी। ग्रीक फिलॉसफर कौन होते हैं? जैसे हमारे यहाँ जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना, धर्म से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो वो क्या थे? फिलॉसफर थे। तो ग्रीक फिलॉसफर एंड सूफिज्म आपको पता होगा, मुस्लिम्स में जो भी जो स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पिरिचुअल, जैसे हमारे यहाँ सत्संग करते हैं ना, तो उनके यहाँ भी क्या होता है? मैसेज को कन्वे करने वाले जो होते हैं, तो एक तरह का क्या था? ये सूफिज्म, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड था, ठीक है, इस्लाम रिलीजियस से। These were qualities impressed अकबर। अब ये सारी क्वालिटी जो थी वो अकबर को इसमें पसंद आ गई। किसमें? अबू फजल में। और अकबर जो है इससे बहुत इम्प्रेस हुआ। Who found अबू फजल आइडली suited as an advisor। उसको लगा कि इससे बढ़िया मुझे कोई एडवाइजर नहीं मिल सकता, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? एंड स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज। वही ये अबू फजल ही उनको बता सकता है कि किस तरह की पॉलिसीज जो है उसको अपने राज्य में लागू करनी चाहिए। तो अकबर को इतनी सारी क्वालिटी एक ही पर्सन में मिल गई और इनको क्या कर दिया? इनको सबसे बड़ा जो एक पोस्ट होती है, एक ओहदा होता है, ठीक है, वो दे दिया। उसके बाद एम्परर्स ऑब्जेक्टिव वाज फ्री द स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। अब यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। तो एम्परर्स ऑब्जेक्टिव, तो राजा का पर्पस क्या था यहाँ पर? टू फ्री एंड स्टेट की कंट्रोल, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी भी रिलीजन के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, कि हमारे उसमें ना इस तरह का कोई आदमी नहीं रह सकता, अगर रहेगा भी तो उसको जो है अलग से जो है वो ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो क्या करेंगे? इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन, तो वो अकबर के कोर्ट में उनकी पोस्ट क्या थी? उनकी पोस्ट थी कोर्ट हिस्टोरियन। अबू फजल बोथ शेप्ड एंड articulated the idea associated with the reason of अकबर। और अकबर को ना मतलब टाइम पर उनको एडवाइस भी दिया करता था कि किस तरह से आपको अपनी मतलब राज्य में ये चीजें लागू करनी चाहिए। उसके बाद अबू फजल वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। देखो सोचो जरा, कोई पर्सन किसी का इतना किसी के साथ क्लोज रिलेशन है, बात करूं तो अकबर और अबू फजल की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे ये। अकबर अपनी हर एडवाइस ना उनसे लिया करता था, ठीक है। तो वो कोई भी काम करने से पहले इनसे एडवाइस लिया करता था। तो इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, अकबर के और किसके? अबू फजल के। लेकिन जैसे ही क्या किया कि अबू फजल वॉज मर्डर, इसको मार दिया गया, इसका मर्डर कर दिया गया। किसने? बीर सिंह बुंदेला ने। एंड अकॉम्प्लिस ऑफ द प्रिंस सलीम। और किसकी वजह से? कि प्रिंस सलीम को ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है इसके रास्ते में, कहते हैं ना कि रास्ते का कांटा जो था वो जहांगीर को लग रहा था कि ये मेरे रास्ते का कांटा है, इसको हटा देना चाहिए। तो बीर सिंह बुंदेला की हेल्प से जहांगीर ने क्या किया? इसका मर्डर करवा दिया। हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट द एम्पर, ठीक है। तो वो क्या करता था कि जब तक ये नहीं, इसकी डेथ होगी, इसको मारा नहीं जाएगा, तब तक मैं किंग नहीं बन सकता, राइट। फिर आए अकबरनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर क्वेश्चन, हर बार यहां से क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द अकबरनामा, या शॉर्ट नोट ऑन अकबरनामा। तो अकबरनामा क्या था वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अकबरनामा थोड़ा सा नाम से सजेस्ट हो रहा है ना कि अकबर के बारे में कुछ ना कुछ होगा ऐसा,
ठीक है बच्चे, हाँ बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि ये क्या था, द अकबरनामा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड ऑफिशियल क्रॉनिकल्स। ये अकबर से रिलेटेड क्या थी, बुक थी, उसकी जीवन की पूरी की पूरी जीवन कथा थी। इट वॉज रिटन बाय अबू फजल। यहां से क्वेश्चन आएगा, स्टार बना लो इसको, यहां से क्वेश्चन आएगा, हु रिटन अकबरनामा। अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबू फजल। ठीक है, टोटली बेस्ड थी किस पर, अकबर के जीवन पर। द मैन्युस्क्रिप्ट हैज एन एवरेज 150 फुल और द डबल पेजेस पेंटिंग ऑफ बैटल्स, सीजिंग, हंट्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस और द कोर्ट सीन्स। अब इसमें जो है क्या था, 150 पेजेस की ये बुक बनाई गई थी, जिसमें दोनों पेजेस में क्या थे, उसको पिक्चराइज किया गया था कि किस किस तरह से उसने बैटल करी, कौन कौन से जीते राज्य जो है वो जीते गए थे, हंट किए गए थे और क्या किया था, बिल्डिंग्स बनवाई गई थी। तो उसमें सारा का सारा उस बुक में लिखा हुआ था। उसके बाद 1589 अबू फजल वर्क द अकबरनामा फॉर द 13 ईयर्स। 13 साल तक उन्होंने क्या किया, इस बुक को लिखने का काम किया। ठीक है, 13 साल तक। अब बोलोगे मैडम 150 पेजेस जो है वो 13 साल में लिखेगा, इतना कम। देखो बच्चे क्या था, रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट का मतलब पहले उसको लिखा जाता है, ठीक है, फिर उसको रीड करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है, फिर उसको क्या किया, साइड में रख दिया, फिर से उसका एक जो है फाइनल कॉपी तैयार करेंगे, फिर से कुछ कमी लगी उसको नहीं। तो इस तरह से उसका ड्राफ्ट तैयार करते करते, सोच कर लिखने में जो है उनको 150 ईयर्स लग गए थे। ठीक है, द अकबरनामा इज डिवाइडेड इंटू 3 बुक्स। अब बच्चे ये एक बुक नहीं थी, इसके 3 पार्ट्स बनाए गए थे अकबरनामा के। ठीक है, तो क्या था, द फर्स्ट टू आर क्रॉनिकल्स एंड द थर्ड इज आईने अकबरी। जो 2 बुक्स थी उसमें क्या था, एक पहली वाली बुक में था कि अकबर के बचपन से लेकर और उसके यंग यानी कि उसके राजा बनने तक का पूरी की पूरी स्टोरी उसमें है। दूसरा क्या था, उसकी अचीवमेंट से रिलेटेड जो थी वो दूसरी बुक थी, और थर्ड बुक का नाम था आईने अकबरी। यहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चे आपका, या तो पूछ लेगा पूरा का पूरा अकबरनामा जिसमें कि आपको तीनों को डिस्क्राइब करना है, या पूछ देगा आईने अकबरी क्या थी। ठीक है, उसके बाद देखो, द फर्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द मेन काइंड ऑफ द आदम टू वन सेलेटाइल्स साइकिल अकबर 30 ईयर्स। जो पहली बुक थी, अभी मैंने बताया ना, बचपन से लेकर के और 30 ईयर होने तक की फर्स्ट बुक में उसका डिस्क्रिप्शन है। सेकंड क्या है, अकबरनामा वाज रिटन टू प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट ऑफ द अकबर रीजन। तो अकबर कैसे रूल करता था उसका पता चलता है। नाउ सेकंड बुक में अकबरनामा ऑल्सो प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अकबर एम्पायर जियोग्राफी, कितना बड़ा था, वहां पर कौन कौन सी सोशल एक्टिविटी होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था, कल्चर विदाउट द रेफरेंस ऑफ द क्रोनोलॉजी, और क्या था कि किस किस तरह के वहां के कल्चर जो है पूरा का पूरा कल्चर उसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद इन द आईने अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज हैविंग द डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम। और आईने अकबरी में क्या किया गया है, आईने अकबरी में बताया गया है कि डिफरेंट तरह की क्या रहती थी, डाइवर्स पॉपुलेशन थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू, जैनिज्म, बौद्धिस्ट एंड द मुस्लिम एंड कंपोजिट द कल्चर। वो क्या था, कंपोजिट कल्चर था, यानी कि डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज स्पोकन थे या धर्म को मानने वाले थे, बुद्धिस्ट थे, जैनिज्म थे, हिंदूज थे और मुस्लिम थे। तो ये सारे के सारे वहां पर इकट्ठे रहते थे। तो इसमें बताया गया है किसमें, आईने अकबरी में। द बादशाहनामा, अब ये भी क्या है बच्चे, ये भी बुक है बादशाहनामा। ठीक है, अ पीपल ऑफ अबू फजल, सॉरी अ प्यूपल क्या होता है बच्चे, प्यूपल होता है शिष्य। ठीक है, तो अ प्यूपल ऑफ अबू फजल अब्दुल हामिद लाहौरी। अबू फजल कौन था, गुरु था, उसका एक शिष्य था। ठीक है, उसका एक स्टूडेंट था। तो अबू फजल वाज द मास्टर एंड हिज डिसाइपल और द स्टूडेंट दैट इज हिज नेम इज अब्दुल हामिद लाहौरी इज नोन एज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा। तो इसी ने क्या किया था, बादशाहनामा लिखा था। किसने, अबू फजल के स्टूडेंट ने जिसका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बादशाहनामा लिखा था। ठीक है, एम्परर शाह बच्चे, अच्छा एक ट्रिक और बताती हूँ, ये जहां पर नामा लिखा हुआ है ना बच्चे, इसमें समझ जाना कि ये सारी की सारी पर्शियन लैंग्वेज में थी। ठीक है, नामा पर्शियन लैंग्वेज में। ओके, एम्परर शाहजहां हियरिंग हिज टैलेंट, जब इसमें शाहजहां ने जब इसका नाम सुना कहीं से, कमीशन्ड हिम टू राइट अ हिस्ट्री टू हिज रीजन
मोल्डेड ऑन द अकबरनामा। तो इसने क्या किया, उसने जैसे अकबरनामा लिखी थी तो उसने कहा कि तुम मेरी जीवन पर क्या कर दो, एक बुक लिख दो। ठीक है जी, लिख देंगे। द बादशाहनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री इन द 3 वॉल्यूम्स। इसके भी 3 वॉल्यूम्स बनाए गए, जैसे अकबरनामा के थे ना 3 वॉल्यूम्स, ऐसे ही बादशाहनामा के 3 वॉल्यूम्स बनाए गए ऑफ द 10 लूनर ईयर्स। लाहौरी wrote the first and the second draft comprising the first 2 decades। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट 2 डिकेट्स में, डिकेट्स कितना होता है 10 ईयर्स का 1 डिकेट होता है, तो फर्स्ट 2 डिकेट्स में उन्होंने 2 बुक्स कंप्लीट करी। ठीक है, ऑफ द रूलर्स रूल 1627 से लेकर 47 तक के टाइम पीरियड में, राइट। अबू फजल डिफाइंड द सोवर्जिटी एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो अब यहाँ पर अबू फजल ने क्या किया था, अबू फजल ने किया कि वहां पर जो उसने बुक में देखा, बुक में जो लिखा था वो क्या लिखा था कि किस तरह से वहां का राज्य वो चलाते थे, जो भी उन्होंने राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर, यानी कि किस तरह से गवर्न किया जाता था, रूलर किस तरह से उस पूरे के पूरे किंगडम को गवर्न करता था, पूरे पूरे एम्पायर को गवर्न करता था, वो उसमें लिखा गया है। किसने, अबू फजल ने। ठीक है, तो द एम्परर प्रोटेक्ट्स द 4 एसेंस हिज सब्जेक्ट, नेमली लाइफ, दैट मीन्स की जान, लाइफ को क्या बोलते हैं, जान। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी का मतलब माल, एंड ऑनर द नेमस एंड द फेथ देन, एंड रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड द शेयर ऑफ रिसोर्सेज। क्या कह रहे बच्चे, फिर से सुनो। द एम्परर प्रोटेक्ट्स द 4 एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर वो नहीं है कि कोई आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स ये सब्जेक्ट दिया हो। बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट बोला जाता है प्रजा को, ठीक है, लोगों को। तो एम्परर चाहता था, एम्परर प्रोटेस्ट द 4 एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। क्या था, नेमली जान, माल, और क्या था, ऑनर यानी कि नामस, एंड द फेथ देन एंड रिटर्न टू डिमांड ओबीडियंस एंड द शेयर ऑफ रिसोर्सेज। कि उनके जो रीजन में जो भी लोग होते थे, बात कर रही हूं मैं अकबर की, तो अकबर के रीजन में यानी कि उसके किंगडम में जितने भी लोग रहते थे, सब्जेक्ट जो रहते थे, लोग जो रहते थे, जनता पब्लिक जो रहती थी, वो बड़ी ही खुशहाल तरीके से रहती थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि अकबर जो था एक बहुत ही, आपको भी पता है कि बहुत ही एक ग्रेट रूलर था। तो उसने ना सिर्फ किसी भी धर्म को क्या किया, मतलब उसको एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, बल्कि उनके लिए क्या था कि सारे धर्म जो थे उनकी मतलब ऐसा बोलते थे कि सारे धर्म जो है वो इक्वल हैं। तो उसने एक दीन इलाही जो एक धर्म चलाया था, जिसमें कि क्या किया जाता था, सभी धर्मों के ऊपर बैठकर चर्चा की जाती थी, डिबेट की जाती थी, वो आगे आएगा। ठीक है, ओनली जस्ट सोवर्जियंस were thought to be able to honor the contract with the power and divine the guidance। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अल्लाह के, भगवान के आदेश जो होते हैं, हमें उन्हीं को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लो किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी एनिमल को मारना नहीं है, पहले बलि वगैरह बहुत होती थी ना, तो अकबर ने ये भी बंद करवा दिया था। ठीक है, तो इस तरह की वो जो होती है एक डिवाइन पावर जो होती है, यानी कि एक दैवीय शक्ति जो होती है, तो वो क्या होना चाहिए, वो हर एक इंसान को फॉलो करनी चाहिए, जो भी मैसेजेस होते हैं किसके, गॉड के। द नंबर ऑफ सिंबल्स वर क्रिएटेड फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज जस्टिस दैट केम टू स्टैंड फॉर द हाइट वर्च्यू द मुगल मोनार्की। अब यहाँ पर मुगल मोनार्की क्या होता है बच्चे, मोनार्की सिस्टम होता है जिसमें सारी पावर एक राजा के हाथ में होती है। ठीक है, one of the favorite symbols used by the artist was the motif of the lion and the lamb और cow। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक सिंबल दिया, उस सिंबल में जैसे हर कंट्री के फ्लैग का एक सिंबल होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें उसको सिंबलाइज किया जाता है ताकि पता चले, उसकी आइडेंटिफिकेशन रहे, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें उसको सिंबलाइज किया जाता है उसके फ्लैग को। तो उसमें क्या था, लॉयन और लैम्ब क्या किया जाता था, उसको सिंबलाइज किया जाता था। देखो लॉयन जो क्या है, एक बहुत ही ताकतवर वो एनिमल है, बहुत ही पावरफुल एनिमल है, और लैम्ब क्या है, एक बहुत ही टिमिड एनिमल है, डरपोक एनिमल है। तो इस तरह से उसको क्या किया जाता था, सिंबलाइज किया जाता था। पीसफुल नेस्टलिंग द नेक्स्ट ईच ऑफ अदर, दिस वाज मेड द सिग्निफिकेंट द रियलम वेयर द बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइव टुगेदर। अब बोलोगे मैडम यहाँ पर तो शेर है, इधर जो है वो भेड़ है, बकरी है, तो इनका दोनों का मिलन कैसे। तो बच्चे इसका एक मैसेज था। क्या मैसेज था इसको सिंबलाइज करने का, इसका पर्पस ये था कि हमारे राज्य में पावरफुल भी और
डरपोक भी क्या रहते हैं, मिलकर एक साथ रहते हैं। यानी कि उनकी कहने का मतलब ये था उनका सिंपल सी लैंग्वेज में कि यहाँ पर ना तो कोई पावरफुल है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा टिमिड है, ना ही कोई डरपोक है, निडर है, मतलब छोटा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सारे लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं। ठीक है। कोट सेंस फ्रॉम द इलस्ट्रेशन बादशाहनामा प्लेस सच एज द मोटिव नीचे डायरेक्टली बिलो द एम्परर थ्रोन। और फिर क्या किया था उन्होंने, इसको सिंबलाइज कराया गया था कहाँ पर, थ्रोन के नीचे, जो सिंहासन के नीचे जब वो बैठते थे ना, तो उसमें एक चेयर के पास ना एक ऐसे होती है, मतलब जहाँ बैठते हैं तो उसके फ्रंट पे, वहाँ पर नीचे जहाँ बैठते हैं तो फ्रंट एरिया पर उसको सिंबलाइज किया गया था, दिखाया गया था। चेन ऑफ द जस्टिस, अच्छा जब भी कोई ये जो चेन सिस्टम था ये जहांगीर ने चलाया था। तो क्या था बच्चे कि जब भी कोई न्याय मांगने के लिए आता था उनके कोर्ट में, तो वो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती थी, तो वो क्या करता था, महल के दरवाजे पर, क्या कह रही हूं मैं, महल का जो मेन गेट, एंट्रेंस गेट जो होता था ना, वहां पर एक सोने की जंजीर लगाई गई थी, गोल्डन चेन लगाई गई थी। जब कोई जस्टिस मांगने के लिए आएगा, अपील करेगा जस्टिस के लिए, तो वो उस चेन को क्या करता था, मतलब खींचता था, उसको पुल करता था। तो खींचने की वजह से क्या होता, वहां पर एक उसमें ना एक बैल लटकाई हुई थी, तो जैसे ही वो खींचेगा उसको तो वो बैल बजती थी, उससे पता चल जाता था कोर्ट में, किंग को पता चल जाता था कि कोई जो है वो न्याय मांगने के लिए आया। तो उस सोने की जंजीर का जो कंसेप्ट था वो ये था कि चेन ऑफ द जस्टिस वाज fastening in the court of the justice. The chain justice is shown in the picture directly the descending from the heaven. और ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक में होगी, जो सोने की चेन वाला जो सिस्टम जो था, इसका मतलब ये था कि अगर गॉड के वहां भी जाएंगे, मतलब भगवान के पास भी जाएंगे, तो उनको क्या करना है, वहां पर उनको जस्टिस जो मिलेगा तो वो इसी तरह का मिलेगा। कहने का मतलब कि वो ये दिखाना चाहते थे कि जैसे आप ऊपर हेवन में, स्वर्ग में देखते हो, वही चीजें आपको नीचे दिखाई देंगी। ठीक है। और किस तरह से आपको जस्टिस मांगना है, किस तरह से आपको न्याय मतलब मांगना है, तो वो उस चेन के थ्रू से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। ये देखो, ये उसका कोर्ट है। ठीक है। अकबर का, शाहजहां का, तो मुगल इस तरह से कोर्ट होते थे। अच्छा, फिर ये है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अच्छा बच्चे, ये जो होते थे ना, ये जैसे मुगल, इसमें बाबर ने क्या किया था, जब बाबर जब आया था तो दिल्ली में उन्होंने क्या किया, मतलब इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे आए तो वो क्या करते थे, कैपिटल्स को ट्रांसफर करते जाते थे। ठीक है। जैसे किसी ने लाहौर बनाया, ठीक है, बाबर आया था तो उसने क्या कर दिया, लाहौर बनाया। अकबर जब आया तो उसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी बना लिया, फिर आगरा भी बनाया गया था। तो इस तरह से वो कैपिटल को ना ट्रांसफर करते रहते थे। अब ये जो आप बुलंद दरवाजा देख रहे हैं ना, ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, ये बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था, अकबर ने गुजरात पर एक सबसे बड़ी विक्ट्री जो है वो हासिल करी थी, एक सबसे बड़ी जीत हासिल करी थी। तो उसी की खुशी में अकबर ने क्या किया था, ये बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है। कहाँ पर है ये, फतेहपुर सीकरी में है। और यही क्या थी, ये अकबर की कैपिटल भी थी। देखो यहाँ पर लिखा है कैपिटल 1517 से लेकर 1585 तक। द फॉर्म्स ऑफ द सैल्यूटेशन, देखो अब ये सैल्यूटेशन क्या होता था, सैल्यूटेशन होता है जो वो जब कोई दरबार में आता था ना, तो वो उसको सलाम वगैरह करते थे, मतलब एक ग्रीट करने का जो तरीका होता है, तो वो इस तरह, जैसे हम मान लो जब मिलते हैं किसी से तो गुड मॉर्निंग, मतलब ऐसे करते हैं, विश करते हैं, ग्रीट करते हैं कि ठीक है। और यहाँ पर जब बड़ों को मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम उनके फीट को टच करते हैं। ठीक है, मतलब पैरों को छूते हैं। तो इसी तरह से वहां पर दरबार में क्या किया जाता था, दरबार में सैल्यूटेशंस होती थी कि किस तरह से उनको क्या करना है, प्रणाम करना है। तो वो क्या होता था, मुगल कोर्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन वी वर यूज्ड एज बोविंग, कि किस तरह से झुकना है उनको। द कॉर्निश प्लेस्ड द पाम ऑफ द राइट हैंड अगेंस्ट द फॉरहेड ऑन द बेंट ऑफ द नीज। वो क्या करते थे, जैसे उनके एक हाथ को लेकर के, ऐसे लेकर के, और उसको क्या करते थे, नीचे मतलब सर झुका करके और घुटनों के बल नीचे बैठ जाते थे, और उनके हाथों को, हथेली को क्या करते थे, उनकी हथेली को आंखों से लगाते थे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या था, क्लैप्सिंग द वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, सिजदा एंड द कंप्लीट ऑफ द प्रोपोर्शन, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। और सिजदा, सिजदा का मतलब होता है कि किसी की एक पूजा की तरह, किसी को पूजा मतलब एक पूजने की तरीके से, ठीक है, वो सिजदा करना होता है। तो जैसे वो सलाम वलाम करते थे ना, तो इस तरह से उसको ग्रेट किया करते थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द शाहजहां दीज वर चेंज्ड बाय द चहर तस्लीम 4 times submission and the Zabin Bose kissing
अर्थ। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये सिस्टम भी चेंज होता चला गया। तो सिस्टम चेंज होता चला गया तो लास्ट में क्या था, किसिंग द अर्थ। तो नीचे ऐसे लेट करके और किस किया जाता था, किसको, अर्थ को, जमीन को किस किया जाता था। तो इस तरह से कि उसके उनकी क्या होती थी, ये सैल्यूटेशंस होती थी, मतलब कि झुकने का तरीका उनको किस तरह से ग्रीट किया जाता था। डेली रूटीन, द डेली रूटीन्स ऑफ द एम्परर। अब वो डेली की क्या क्या एक्टिविटी करते थे, क्या क्या उनके डेली रूटीन्स थे, राइट। द एम्परर्स बिगेन टू हिज डे टू सनराइज विद द पर्सनल रिलीजन, डिवोशन एंड द प्रेयर्स। तो वो ऐसा नहीं था कि वो राजा है तो वो प्रेयर ही नहीं करेगा, मतलब भगवान की या अल्लाह की पूजा वाजा करना छोड़ देगा, ठीक है, ऐसा नहीं था बच्चे। तो वो भी क्या करते थे, वो भी प्रेयर किया करते थे गॉड से। आफ्टर दैट द अपीयरेंस, जैसे ही वो क्या करते थे, अपनी जो भी उनकी नमाज वगैरह होती थी, तो वो करने के बाद में वो क्या आते थे, वो लोगों को दर्शन देने के लिए आते थे और लोग उनका वेट करते थे, ठीक है, कि जैसे ही वो अपने नमाज वाले प्लेस से बाहर आएंगे, लोगों को दर्शन देंगे, तो लोग ऐसा बोलते थे कि अल्लाह ने उनको दर्शन दिए। क्योंकि वो जो मुगल एम्परर्स थे ना बच्चे, तो वो क्या करते थे कि हम एक अल्लाह के ही भेजे हुए मैसेंजर्स हैं, बंदे हैं। तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था कि जैसे ही वो लोग अपने उससे निकलेंगे, इबादत खाने से निकलेंगे, तो क्या करेंगे, लोगों को वो देंगे, क्या बोलते हैं उसको, दर्शन देंगे। तो इसी दर्शन को देने के लिए उन्होंने क्या बनाया हुआ था, उन्होंने एक वो बनाया था, झरोका बनाया हुआ था, मतलब एक ऐसा रूम बनवाया हुआ था कि बाहर वो मतलब लोग खड़े हुए हैं और उस झरोके में से वो लोगों को दर्शन देते थे। जैसे भगवान के दर्शन किए जाते हैं ना, तो ऐसे वो क्या करते थे, लोगों को दर्शन देने के लिए आते थे जब उनकी पूजा खत्म होने के बाद। ओके, उसके बाद द फेस्टिवल्स इन द मुगल कोर्ट, किस तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे वो लोग। तो इसमें आपका नाम आया होगा नौरोज। अभी नौरोज क्या होता है, द मुगल कोर्ट वाज फुल ऑफ द लाइफ ऑन द स्पेशल ओकेजन सच एज द आईडी, सच एज द आईडी नहीं, ईद साहब ए बारत, द फुल मून नाइट एंड द 8th month ऑफ द हिजरी कैलेंडर। क्या होता था कि जब भी ईद की रात होती, मतलब वो जो ईद होता है ना, ईद का चांद जो निकलता था, तो वो जिस नाइट में निकलता था तो सेलिब्रेशन किया जाता था उस टाइम में। होली एंड द एनिवर्सरी ऑफ द एसेशंस टू द थ्रोन, होली भी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती थी। ऐसा नहीं थी कि मुस्लिम थे और वो होली नहीं मनाएंगे, तो वो हिंदुओं के फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया करते थे। और तो और मुगल रूलर सेलिब्रेटेड द 3 festivals ईयर। तो मुगल जो थे वो एक ईयर में 3 फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया करते थे, द सोलर लूनर बर्थडेज ऑफ द किंग एंड नौरोज। तो किंग का बर्थडे होता था तब और क्या था, किंग का बर्थडे एंड द सोलर एंड द लूनर। और जब वो भी क्या होता था, कोई अचीवमेंट होती थी उसको भी सेलिब्रेट करते थे। जब किंग का बर्थडे होता था या मैरिज एनिवर्सरी होती थी उसको भी सेलिब्रेट करते थे। और फिर क्या करते थे, नरोज जैसे हमारे यहाँ 9 दिन के नवरात्रे होते हैं ना, त्योहार होते हैं, तो वो भी ऐसे ही नौरोज को क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे। रैंक ऑफ द ऑफिसर, मनसबदार सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। अब बच्चे ये देखो, ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है, रिलेटेड है। तो क्या था, मनसबदारी क्या था, द रिक्रूटेड ऑफिसर टू सर्विस द मुगल एम्पायर वर गिवन द रैंक। अब देखो क्या होता था कि जो भी, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा था तो उसको गवर्न करने के लिए ना ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जाती थी। तो वो जो रिक्रूटमेंट की जाती थी मतलब कि राज्य को चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए, विद द टू न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस, दिस सिस्टम वाज नोन एज मनसबदारी। अब ये मनसबदारी क्या होता था, मनसब यानी कि जिस पोस्ट पर, जिस मिनिस्टर को या जिस पर्सन को वहां पर रिक्रूट किया गया है उसको मनसबदार बोलते थे। और उसके अंडर में जितने भी रीजन्स आते थे, जितने भी एरियाज आते थे, तो वो क्या होता था, मनसबदारी, राइट। तो मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द अकबर। तो ये मनसबदारी का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया था, किसने चलाने का सबसे पहले क्रेडिट दिया जाता है, अकबर को। जात वाज एन इंडिकेटर्स। अब ये बच्चे, ये जात क्या होता है, जात होता है एक ऐसा इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल मनसबदार। तो ये क्या होती है, इट इज अ काइंड ऑफ द सैलरी बच्चे, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जिस पोस्ट के हिसाब से, मान लो जात की पोस्ट पर है वो, तो उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, और मनसबदार है तो उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो ये इट इज अ काइंड ऑफ पोस्ट, और जो उनको जो पोस्ट के लिए जो सैलरी दी जाती थी, दैट काइंड ऑफ जात। सवार, ठीक है, सवार क्या होता था, सवार टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द हॉर्समैन। अब ये सवार क्या होता था, सवार से पता था घुड़सवार। तो वो क्या करता था, जो हॉर्समैन होते थे उनके ऊपर एक हेड होता था, ठीक है। तो ये कौन होता था, सवार। तो इनको इनके हिसाब से सैलरी मिलती थी। कहने का मतलब मनसबदार, जात, देन सवार, ठीक है। तो ये क्या थी, ये पोस्ट थी उनकी।
उसके बाद इन द 17th सेंचुरी द मनसबदार विद 1000 जात, एक मनसबदार के पास कितना होता था, कितनी जात होती थी, ये होती थी 1000, वॉज रैंक्ड एज द नोबल उमारा द प्लूरल टर्म ऑफ द आमिर। अब ये क्या था कि एक मनसबदार के नीचे कितने होंगे, ये 1000 जाट्स होंगे, ठीक है। 1000 जाट्स का मतलब होता है उसके अंडर में काम करने वाले, ठीक है। तो ये उसकी कैटेगरीज थी। सेक्शन ऑफ द मुगल मिलिट्री सर्विसेज, अब मिलिट्री बहुत बड़ी थी तो उसके अंदर भी सेक्शंस को डिवाइड किया गया था कि कौन से सेक्शन का क्या, कौन सा डिपार्टमेंट का कौन जो है वो होगा, हेड होगा। तो अ पर्सन हु वांटेड टू एंटायर इन द सर्विस, टू एंटर इन द सर्विस, जो भी पर्सन होता था जब वो मुगल आर्मी में जाता था तो उसमें क्या करता था, अपनी सर्विसेज को देता था। पिटिशन सेंड थ्रू अ नोबल दैट इज तावीज टू द एम्परर, तो वो क्या करता था, पहले जैसे हमारे यहाँ मीडिएटर होता है ना कि पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फिल करने पड़ेंगे, फिर वो आगे गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो ऐसा ही प्रोसेस वहाँ पर चलता था। उसके बाद इन इज द एप्लीकेशन इज सुटेबल, जब वो उनके डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटी होती थी, जो भी मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह होती थी, तो वो क्या करता था, वो उनके अपने से ऊपर वाले मंत्री के पास भेजता था। तो जैसे ही वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते थे तो उनको क्या किया जाता था, रिक्रूट कर लिया जाता था। अब देखो, इन हिज एप्लीकेशन इज सुटेबल, अगर उसकी एप्लीकेशन सुटेबल है, जो भी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशन सुटेबल है, द मनसब वॉज ग्रांटेड टू हिम, तो मनसब क्या करता था, उनको ग्रांटेड कर लेता था। द पे मास्टर जनरल, उसको क्या कहते थे, मीर बख्शी। तो जो सोल्जर्स को जो पेमेंट करते थे ना बच्चे, तो उनको क्या बोलते थे, मीर बख्शी। तो उनको सैलरी देने वाला कौन था, मीर बख्शी, ठीक है, ये मीर आएगा, मीर बख्शी। स्टूड इन द ओपन कोर्ट नियर बाय द एम्परर एंड गेव द अपॉइंटमेंट्स और द प्रमोशन ऑर्डर विच हैड इट्स ऑफिस सील एंड सिग्नेचर एज वेल एज दोज ऑफ द एम्परर। और फिर जब उसको रिक्रूट कर लिया जाता था, जब उसको सैलरी दे दी जाती थी, तो उसी सैलरी के साथ साथ में उसका वो स्टैंप होता है, अंगूठा लगवाना होता है, तो वो जो फॉर्मेलिटी होती थी वो करते थे। देयर वर द टू इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एट द सेंटर, टू इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कौन थे इंपॉर्टेंट, द दीवान, सबसे पहले दीवान था। अब वो दीवान क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको दीवान बोलते थे। एंड सरदार उस सुदर, तो ये क्या होता था, मिनिस्टर ऑफ द ग्रांट और द मदद ए माशा, यानी कि जो हेल्पर्स होते थे, उनकी मदद करने वाले होते थे, उनको ग्रांट करने वाले होते थे उनकी एप्लीकेशंस को, इस तरह से। एंड द चार्ज ऑफ द अपॉइंटिंग द लोकल जजेस दैट इज काजीज, एक तो वो होता था कौन, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, ठीक है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था उसको क्या कहते थे, दीवान। एक होता था जो उनको एक जजमेंट होता था ना, मतलब जज जो होता था, तो उस जज को क्या कहा जाता है, काजी। तो जो भी जज होते थे उनको काजी कहा जाता था। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सन थे मुगल उसमें, किसमें, आर्मी के सर्विसेज में, ठीक है। तो एक तो वो जहां से वो जज किसको कहते थे, इसको काजी को, और एक होता था क्या, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको कहा जाता है दीवान, जो उनको सैलरी देता था। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, क्या क्या टर्म और कंडीशन थी जिससे कि वो सेना में भर्ती हो सकता था, ठीक है। अब ये क्या था, एवरी पर्सन हु विशेस कॉन्टेस्ट इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म, तो जो भी रिक्रूट होना चाहते पहले उनको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाता था उनसे। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मनी जो है वो डिपॉजिट करवाई जाती थी। उसके बाद मिनिमम एज टू बिकेम कैंडिडेट 25 ईयर्स, उसकी एज जो है वो 25, कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग द फुल डिटेल्स, और जो भी जो कैंडिडेट होता था उनकी लीगल डिक्लेरेशन होती थी, कानूनी पूरी तरीके से एक कानून के तौर पर उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता था। गिविंग द फुल ऑफ डिटेल, क्या क्या होता था उस डॉक्यूमेंट में, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर्स की जब वो होती है ना नॉमिनेशन, मतलब जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट करवाए जाते हैं, इलेक्शंस करवाए जाते हैं, तो जो नॉमिनेशन फॉर्म जो होते हैं भरे जाते हैं, तो उसमें ये टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ऐसे ही इसमें था कि वो क्या होना चाहिए, सीरियस क्रिमिनल, उसके ऊपर कोई पेंडिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द एसेट, उसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैंडिडेट एंड हिज और हिज फैमिली, कैंडिडेट की खुद की फैमिली होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। क्लियर, चलिए
प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल, द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द प्रोविंसेस सूबाज, सूबाज क्या होता है बच्चे, ऑल्सो हेड ऑफ द, अब ये सूबा क्या होता है, सूबा होता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द प्रोविंसेस, बच्चे प्रोविंसेस होता है एरिया, ठीक है, प्रोविंसेस क्या होता है एरिया, और उस एरिया को गवर्न करने वाले को क्या कहा जाता था, सूबा, सूबेदार, ठीक है, यानी कि प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था, सूबा, और उस सूबा या प्रोविंसेस को गवर्न करने वाले जो उसके हेड होते थे उसको क्या कहा जाता था, सूबेदार, ठीक है, ये वर्ड तो आपने सुना होगा। ऑल्सो हैड द सेम मेथड दैट लाइक द सेंटर, द गवर्नमेंट ऑफ द और द सूबेदार वॉज हेडेड, द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू रिपोर्ट द एम्परर्स डायरेक्टली। अब वो क्या करता था, जहां के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, जिम्मेदारियां दी गई है, तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो कहाँ डायरेक्टली सेंड करता था, एम्परर के पास, किंग के पास। उसके बाद इन द प्रोविंसेस द मिनिस्टर वर असिस्टेड बाय देयर द सबऑर्डिनेट सच एज दीवान, बख्शी एंड सदार। और ये जो होते थे मिनिस्टर जो होते थे, जैसे दीवान हो गया जो उनको पूरा का पूरा उनको अकाउंट डिटेल देनी होती थी, फिर बख्शी हो गया, बख्शी क्या होता था, वो जो आर्मी से रिलेटेड होता था, जो भी आर्मी के कमांडर्स होते थे, किस तरह से आर्मी में क्या क्या करना है, कितना खर्चा, वो तो सारा का सारा वो बताता था। एंड द सद्र, अब ये सद्र क्या होता है, सद्र होता है कि जो जैसे मार्केट होती है ना, जैसे सदर मार्केट हो गई है, तो मार्केट का पूरा ना एक उसको हेड बनाया जाता था कि मार्केट में किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी ने जो है कुछ बहुत ही ऊंचे दामों पर कोई सामान बेचा है, किसी ने क्या किया, कोई घपलेबाजी की है, तो उनकी देख रेख के लिए वहां पर क्या किया जाता है, एक और मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारे मिनिस्टर बच्चे क्या करते थे, सारे के सारे मिनिस्टर जो थे राजा को, किंग को, एम्परर को रिपोर्ट करते थे, ठीक है, ताकि वो आगे अगर कोई कमी लग रही है तो इस तरह के हमें क्या करने चाहिए, आगे इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईच सूबा डिवाइडेड इनटू सरकार्स विद अ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द फौजदार कमांडेंट्स। अब ये जो सूबा होता था ना बच्चे, क्या था ये, प्रोविंसेस, इसका मतलब होता है एरिया। अब हर एरिया, हर सूबा जो होता है वो डिवाइडेड होता था इनटू द सरकार्स, छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो जाता था, एरियाज में डिवाइड हो जाता था, और उसके बाद विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द फौजदार दैट इज कमांडेंट, और उनके ऊपर एक कमांडेंट होता था, तो इस तरह से वो उनको क्या करता था, कमांड करता था। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर द लेवल ऑफ द परगना, सब डिस्ट्रिक्ट। अब ये परगना क्या होता है, देखो एक तो डिस्ट्रिक्ट होता है, एक होता है सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा सा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, परगना कहते थे उसको। बाय द 3 ऑफिसर्स ऑफ क्वानगो, क्वानगो होता है कीपर ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो जमीन दायदा, जो जमीन वगैरह होती थी उनका क्या करता था, रिकॉर्ड रखता था, तो उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था कानून गो। कानून गो का मतलब होता है कि रेवेन्यू, लैंड से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे, मसले होते थे, मैटर्स होते थे, उनका रिकॉर्ड रखना। एंड द चौधरी इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, इंचार्ज जो बनाया जाता था उसको क्या कहा जाता था, चौधरी। चौधरी तो आपने बहुत नाम सुना होगा ना, है ना, सरनेम भी होता है चौधरी। तो वो क्या था, अपने आप में एक तरह की पोस्ट थी, ठीक है, वो पोस्ट क्या थी, रेवेन्यू कलेक्शन की, रेवेन्यू कलेक्टर था वो। दो द क्रॉनिकल्स पोर्ट्रेट द एम्परर एज द कंट्रोलिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेंटर विलेज टू द center to the village level, but as we have seen the zamindars play a very important role at the village level। जैसे कि हम जानते हैं कि गांव में क्या होता है, जमींदार बहुत होते हैं। जमींदार क्या करते हैं, जैसे किसानों को लोन भी प्रोवाइड करते हैं, मनी लेंडर्स भी होते हैं, किसी को जरूरत पड़ती है तो अपना अंगूठा लगवाया और क्या किया कि भाई अगर टाइम पे नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी जमीनों को क्या कर लिया जाएगा, मैं ले लूंगा, ठीक है, कब्जा कर लिया जाएगा। अगर तुमने टाइम पर लोन नहीं चुका पाए तो मैं क्या करूंगा, आपकी जमीन को, आपकी जमीन मेरी जमीन हो जाएगी, ठीक है। तो वो जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, वो कलेक्शन का काम भी करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम भी करते थे, साथ में वो मनी लेंडर्स भी थे, लोन भी प्रोवाइड करते थे लोगों को। अब ये क्या है, क्वेश्चनिंग फॉर फॉर्मल रिलीजन। क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन का मतलब क्या होता है बच्चे, द रिस्पेक्ट गिवन द जस्टिट्स member was marked by the European scholar Akbar was interested in the Christianity।
कहीं से मतलब बाहर से, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है यूरोपियन स्कॉलर्स की। तो उन्होंने, यूरोपियन स्कॉलर ने अकबर के लिए कहा है कि अकबर जो है वो क्रिश्चियनिटी में भी क्या करता था, क्रिश्चियनिटी में भी अपना इंटरेस्ट दिखाता था। ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम या बौद्धिज्म, जैनिज्म उसमें राज्य में रहते थे, बल्कि वो उतना ही जो एक इंटरेस्ट जो बाकियों के धर्मों में दिखाता था, उतना ही क्रिश्चियनिटी में भी दिखाता था। अकबर पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट हेल्ड इन द इबादत खाना। तो बच्चे, इबादत खाना क्या होती है, जहां पर मीटिंग होती थी, किससे, रिलीजियस से रिलेटेड मीटिंग होती थी, उसको इबादत खाना बोलते हैं। इबादत का मतलब होता है भगवान की पूजा करना, और वहां पे धर्म से रिलेटेड जब कोई चर्चा होती थी तो अकबर उसमें पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी इन द इंदौर। अब ये इबादत खाना कहाँ है बच्चे, ये इबादत खाना है, और ये इबादत खाना कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन, तो उसको क्या था कि हर धर्म को समझने का एक बेटर आइडिया जो है वहां से उनको पता चलता था कि किस धर्म में क्या कैसा क्या चलता है सिस्टम। ठीक है, डिबेट्स वर हेल्ड अमंग द लर्न मुस्लिम। अब डिबेट्स किन किन के बीच में चलती थी, जो बहुत ही स्किलफुल होते थे, जो स्कॉलर्स होते थे, मुस्लिम स्कॉलर होते थे, हिंदू स्कॉलर होते थे, जैनिज होते थे, पारसीज होते थे, एंड द क्रिश्चियंस होते थे। तो सारे धर्मों के स्कॉलर जो है वो मिलकर क्या करते थे, डिबेट करते थे, और ये डिबेट जो है वो अकबर भी देखा करता था। अकबर्स रिलीजन व्यू द matured by the questioning to the scholar of the different religion and the sects and gathered knowledge about their doctrines। और इस तरह से जब अकबर पूछता था उनसे अपने अपने धर्मों के बारे में, तो अकबर जैसे क्वेश्चन करता था तो उनको आंसर दिए जाते थे। ठीक है, तो वो आंसर देते थे अकबर को, और इस तरह से अकबर जो है मतलब बाकी धर्मों को लेकर एक उनके दिमाग में एक बहुत सारी नॉलेज बन गई थी कि किस धर्म में कैसा सिस्टम है। राइट, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक ये वन शॉट था किसका, आपका किंग्स एंड क्रॉनिकल का। ठीक है, तो इसको बार बार से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या करोगे, एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके क्या करोगे, पढ़ लोगे। ठीक है, तो पढ़ने से क्या होगा बच्चे, ताकि कुछ पढ़ोगे दिमाग में रहेगा तो उसके आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, आपको क्लास समझ में आई होगी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बस उसकी स्टोरी को ध्यान में रखना है और आंसर देना है। ठीक है, चलिए तैयारी को अपनी जारी रखिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।